उसके लिए गार्डन वाले के लिए कितने? मैं तो आठ ही मानता हूँ, तो ठीक है, मांगा तो ही जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। विजिबल हूँ मैं आप लोगों को? हाँ जी, व्हाट हैपेंड? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जगराम जी, कातिल अदा, पूनम गुड इवनिंग बेटा। हाँ ठीक है, विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ। तो अभी हम लोग लाइव किस लिए हैं तो सबको पता है। अरे भाई दीपा राम जी, माफ़ कर दो, नमस्ते तो कर लेने दो, पेपर करने के लिए ही आई हूँ। तुम में से कुछ तो इतने उतावले होते हो, इतने उतावले होते हो। मैडम 2 मिनट तुमसे हेलो हाय कुछ नहीं कर ले, नमस्ते नहीं कर ले, और बस पेपर करो पेपर करो। हैं पेपर करेंगे तभी आए हैं, मैम को तो वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है। प्रणाम निरोत्तम, आशीष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, राम राम। मुझे थैंक यू आर्यन, मुझे क्या बड़े दिन बाद मौका मिला है ना आज आप लोगों से मिलने का मैम। हाँ गला, अभी आवाज़ सही आ रही है ना शिवम बेटा? आवाज़ सही लग रही है ना? फाइनली गला सही हो गया, पूरे 2 महीने के अंतराल लग गया, 2 महीने से भी ज़्यादा। धौलपुर की धरा से भी बिल्कुल आपको भी प्रणाम निरोत्तम जी, नमस्ते मोहनलाल, श्यामवीर गुर्जर नमस्ते। हाँ तो पेपर दे लिया आप सबने, रीट का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम था। हाँ तबीयत अभी सही है बेटा, रिकवर हो गई हूँ, ठीक है। नाउ पहले तो ऑब्वियसली हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशन आ गए हैं अभी तक तुम्हारे पास। तो कुछ बच्चे कह रहे थे मैम आपका ही इंतज़ार चल रहा था, आप सॉल्यूशन करा दो, आपके आंसर की का वेट करें, आपके से मैच करेंगे कराएंगे, ठीक है। तो उससे मैच करा लेना। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था, एवरेज से कुछ ऊपर मानेंगे, लेकिन कुछ जगह पर गड़बड़ कर गए हैं, ठीक है ना। पेपर सेटर ने कई जगह पर हम कहें ना कि 2 ऑप्शन रियल में ड्रॉप कर दिए हैं, तो कहीं कहीं रिलेटेबल स्थिति है, ठीक है ना। ये तो ऑफर आपको दिख ही रहा है, प्रैप ऑनलाइन का ऑफर है। साइकोलॉजी आप भी आप लोगों के पास है ऐप, कई बच्चों के पास वहाँ भी ऑफर है, उसकी भी बात करेंगे। अभी अपन आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले किसको डिस्कस करने वाले? चारों पेपर डिस्कस करने हैं, तो हम लोग बहुत बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जगराम जी, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। हाँ अभी आएंगे, मोहन आएंगे, कोचिंग अभिव्यक्ति में भी आएंगे। हाँ बुक आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड की हिंदी मीडियम। आर्यन लास्ट में बात करूंगी मुझे क्या हुआ था, अभी कुछ को जल्दी होगी ना, तो फटाफट अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सबसे पहला पेपर हुआ था, शिफ्ट 1, यानी 4 शिफ्ट है टोटल। तो पहला शिफ्ट, 4 शिफ्ट पहले नहीं, हाँ थावस रखो, पहले से चलेंगे, तुमको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं और सीखोगे ही। तुम्हारा 4th शिफ्ट था तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम सारे करेंगे ना। हर एक बात क्लियर कर दूं कि जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है उन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। कुछ क्वेश्चन जहां स्टूडेंट्स को डाउट रियल में है, उन्हीं पर मैं थोड़ा सा जो टाइम देना चाहिए वो दूंगी, बाकी ठीक है हम लोग फटाफट चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है, कौन सा फॉल्स है या कौन सा कथन असत्य है। जब पढ़ोगे और जिसने मेरे से विकास के नियम पढ़े हैं वो बच्चा तो इसको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला था कि यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बोले ये समझना जरूरी नहीं है, विकास में कोई लेना देना नहीं है इस बात को समझने से कि हर बच्चा जो है अपने आप में अद्वितीय होता है। तो भाई बिल्कुल ये समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो गलत कथन पूछा था कि कौन सा कथन जो है गलत है, तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशन बना करके
करके दिए हैं, तो केवल ए जो है इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा डी। बेटा ये वाला करना, अब अपन सीक्वेंस से ही चलेंगे तो थर्ड शिफ्ट वाले का भी नंबर आएगा, फोर्थ का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, बाकी तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे, और वही कह रही हूँ जो बच्चा मेरे से अगर प्रिंसिपल्स पढ़ा है या किताब से पढ़ा है तो बहुत क्लियर है। बच्चा एक एकीकृत भ्रूण के रूप में विकसित होता है। हाँ, विकास की प्रक्रिया एक यूनिफाइड होल है, एकीकृत भ्रूण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या में दूसरी जो पहलू है उसको प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधता का सिद्धांत, वहां से है ये बात। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, सिक्वेंशियल ऑर्डरली दोनों टर्म लिखाती हूँ मैं। ठीक है, निश्चित क्रम की बात आपको बताती हूँ, तो बिल्कुल क्लियर थी ये तीनों चीजें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश occurs when there are orderly and progressive changes। ये तो ऐसी डेफिनेशन आपको मिलती है विकास की। तो बिल्कुल खाली स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण, परिपक्वता या अधिगम, और अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अनुभव। तो परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तनों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? बी, डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is not a characteristic of early childhood, यानी इनमें से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, लिख दिया है। अब मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कृपया करके अंग्रेजी के शब्दों पर ध्यान दे। इसको हम क्या लिखते हैं, मेरी क्लास में मेरे बच्चे जानते हैं कि सामान्य रूप से इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब वो बचपन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन ही होता है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको अर्ली चाइल्डहुड टर्म पर ध्यान देना था। तो भाई एक एक करके देखो। प्री गैंग, तो हम जानते हैं कि गैंग एज कौन सी होती है? लेटर चाइल्डहुड होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, और उत्तर बाल्यावस्था से जस्ट पहले की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। तो बिल्कुल प्री गैंग एज हो गई। प्री यानी पहले, जहाँ भी प्री टर्म आ जाए, यहाँ पर हिंदी में प्राक लिखा है, पूर्व या पहले। ठीक है, तो बिल्कुल प्री गैंग एज होती है। उसके बाद सवाल करने की आयु, क्वेश्चनिंग एज तो एज इट इज अपने को पता है। कहाँ से पता है अपने को? प्याजे की थ्योरी की प्री ऑपरेशनल स्टेज से पता है। मैंने आपको बता रखा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं, वो ऑटोमेटिकली किसकी विशेषता हो जाती है? अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था की। तो क्वेश्चनिंग एज हो गया। उसके बाद ये तो अलग से टिपिकली लिखाती हूँ मैं, खिलौना आयु 2.5 से 5 साल करके लिखाती हूँ कि टॉय एज जो होती है वो स्पेसिफिकली 2.5 से 5 साल होती है। आप सबने जिन्होंने पढ़ा है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, किताबों में, कॉपियों में अपने लिखा है ये चीज। ठीक है, तो बिल्कुल टॉय एज भी अर्ली चाइल्डहुड के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है अनुकरणीय आयु, इमिटेटिव एज, ठीक है, ये यहाँ अप्लाई हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाकी तीनों अप्लाई हो गए। अब इसके लिए स्पेसिफिकली सोच के देखो। जनरली अर्ली चाइल्डहुड 2+ यानी 3 से 6 की हम एज को स्पेसिफिकली, 2+ यानी 2, 2.5 या 3 से 6 साल को स्पेसिफिकली आप 3 से 6 कंसीडर करो। तो बच्चा इमिटेटिव कब करता है? ठीक है, इमिटेट कब करता है? अनुकरण। ऐसा नहीं है, अनुकरण हम आगे तक भी करते हैं, लेकिन इमिटेटिव एज उस पीरियड को कहेंगे जब बच्चा सबसे ज्यादा इमिटेट करता है, अनुकरण करके सीखता है। आप ब्रूनर को याद करोगे यहाँ पर। ठीक है ना, ब्रूनर ने क्या बताए थे भाई? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ज्ञान को प्रदर्शन करने के तरीके ब्रूनर ने बताए, वहां पर क्या है? सबसे पहला क्रेयिक। क्रेयिक को हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? इनएक्ट करता है, एक्ट करता है दूसरे के, यानी बच्चा जो है, जो शिशु है, वो दूसरों के, अपने आसपास जो बड़े हैं उनके चेहरे, उनके हाथ, ये सारे जो भी मूवमेंट होते हैं वो देख करके उनका अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर इन्फ्लुएंसी। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसी के लिए लागू हो जाएगा, तो वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, शैशवावस्था के लिए लागू हो जाएगा अनुकरणीय आयु। चलिए नेक्स्ट है। ये तो इतना आसान है, हर बच्चे ने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई टिपिकलिटी है। नेचर नर्चर डिबेट, बिल्कुल क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, नेचर और नर्चर। तो जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी, यहाँ जेनेटिक्स एक ही बात है। तो नेचर किसके लिए है? जेनेटिक के लिए है। नर्चर किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। कंफ्यूज करने की कोशिश काफी की है ऑप्शंस में, लेकिन जो बच्चे ने पढ़ा है ढंग से, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है
IQ ऑफ अ टैलेंटेड चाइल्ड इज, ठीक है, एक टैलेंटेड चाइल्ड का IQ क्या है या फिर प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है या इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 130, 140, 55 और 120। हम पढ़ते हैं 130 प्लस, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, 130 प्लस होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्रो एंड क्रो ने 130 से ऊपर बताया है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिकली कुछ लोग हैं जो 140 से ऊपर भी मानते हैं, लेकिन इनमें से अगर हमें चुनना हो तो हम ये तो श्योर है ना कि 140 का जो IQ होगा वो तो हमेशा गिफ्टेड होगा ही होगा, या टैलेंटेड वर्ड लिखा है, प्रतिभाशाली लिखा है, तो वो तो होगा ही होगा। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 140। कुछ लोगों ने आंसर XYZ टीचर्स ने अलग भी दिया होगा, या आप देखेंगे फाइनल जब आंसर की से हम मैच करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू मी 140 यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि 140 तो होगा ही होगा करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। स्कूल शुड कैटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, यानी स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पहला है, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु, हर छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो वही यहाँ पर विशिष्ट तो लिखा है, लेकिन यहाँ देखो एक्सक्लूसिव, कि हर बच्चा अपने आप में अलग थलग एक्सक्लूसिव बिल्कुल दूसरों से अलग महसूस करे, इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नहीं, ठीक है। दूसरा है, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, अंतर जो विद्यमान है वो विद्यमान है, उन्हें डायरेक्टली कम करने के लिए हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देते। तीसरा है, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, भैया क्यों नहीं जानेंगे, उनको तो हमें जानना होता है, ठीक है, बिल्कुल विनोद राइट आंसर। चौथा है, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, बिल्कुल हमें ये समझना होता है कि छात्र लर्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या कितने एबल हैं कितने अनेबल हैं सीखने के लिए, ठीक है। सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल है बेटा हमारी, उसको ले सकते हो, सुगम प्रकाशन या चवन प्रकाशन की बुक है, ठीक है। और इनमें से अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कंटेंट लगभग हर बुक में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम चलता, ये जो एक फंडा है ना कि नहीं मेरी किताब में ही है क्वेश्चन, मैं नहीं कहूँगी, सीधी सी बात है, जिसने भी सिलेबस ढंग से लिखा है अपनी किताब में उसमें कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी 30 में से 30 ना तो किसी की किताब से मिले हैं, ना कोई बच्चा सही करेगा, और इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स भी सही नहीं करेंगे 30 में से 30 किसी भी पेपर में, इन चारों में से। मैं खुद के लिए भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली साइकोलॉजी ही रहता है, जो खुद का व्यू पॉइंट है एग्जामिनर का वो कहीं ना कहीं क्लैश करेगा हमारे व्यू पॉइंट से, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं कि भाई 30 में से 6 उत्तर गलत जा रहे हैं मेरे, तो फिर मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं हूँ। अगर 30 में से 6-7 उत्तर गलत जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ये है कि हाँ, एटलीस्ट आई विल ट्राई कि बेस्ट आंसर की आपको यहाँ पर मिल पाएगी, ठीक है ना। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इनफैक्ट प्रैप ऑनलाइन पर जो फ्री टेस्ट दिए थे रीड के लिए सर ने सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन पेपर मैंने ही बताए थे, ठीक है ना। जो पेपर बने थे फ्री टेस्ट के प्रैप ऑनलाइन पर वो मैंने ही बनाए थे, सॉल्व सर ने कराए थे, ठीक है। तो वो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन थे और शायद ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज ही वहाँ पर अवेलेबल था, डेटा भी बाई चांस मैच हो गया है कि मैंने ही ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो 1675 ये मैच हो गया। तो IQ का फॉर्मूला लगाना है सीधे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितना, D12, ठीक है। आपका देखते ही डायरेक्ट टिक कर दिया था क्या? धन्यवाद प्रियंका चौधरी, आपके विचारों को हम क्या करते हैं कि प्रणाम करते हैं। बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज, ये हमारा हो गया है IQ वाला। उसके बाद है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। यह सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो ये वाला सिद्धांत वास्तव में इस पूरी लैंग्वेज से जो निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक एबिलिटीज को एज अ मॉडल की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, तो इसकी लैंग्वेज
लैंग्वेज के साथ अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो हम जा सकते हैं थॉमसन के साथ में। बहुत सारे जो आपके हम कहें कि क्वेश्चंस हैं उसमें लैंग्वेज यहाँ पर मैटर करती है। तो इंटेलिजेंस की थ्योरी सबने पढ़ी है, उसमें से प्रतिदर्श की मॉडल की बात जो है यहाँ सैंपल की बात जो है वो थॉमसन की थ्योरी में, तो आई विल गो विथ थॉमसन। नाउ नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड। अरे भाई आज क्या हो गया, बच्चों को जल्दी लग रही है। हाँ 8 हो गए थे ना हमारे। चलो नोवा क्वेश्चन करना है अब हमको। तो इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? सबको आता है, सबको आता है। चलो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कोई नहीं कर रहा है, इसको गड़बड़ मुझे पता है। अगले में चलते हैं, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, सबको आता है ये भी। अपसारी चिंतन जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये सारी बातें लास्ट में करना, ठीक है। जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ को ज्यादा जल्दी है, नींद आएगी फिर जल्दी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की बात भी थी, ज्यादा ध्यान से हम पढ़ते तो बहुत आसानी से आंसर आ रहा था यहाँ पर। तो भाई फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, व्यक्ति विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्त रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली उसका एडजस्टमेंट, उसका समायोजन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, प्रमोट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है डी। उसके बाद है साइंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आर, इनमें से कौन से जो हैं वो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं, ये हमको बताना है। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण इनमें से जो है वो फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये दोनों ही प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 1 और 2 वाला, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गिव द फॉर्मूला, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। इंटेलिजेंस क्वेश्चन बराबर MA/CA × 100, तो ये पूरा फॉर्मूला सभी जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसने दिया था? टमन ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रवि का इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, जो रवि का बुद्धि परीक्षण किया गया तो वो इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है। IQ जो है उसका वो कितना है, औसत से अधिक है। और उसके बाद में पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं, यानी मैथ्स में अच्छा है काफी। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। उसके बाद अरे वाह यार, आज तो बड़े फैन आ रहे हैं सर के। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 120 क्वेश्चन मिला लेना आप XYZ किसी भी टीचर से। अगर 120 सेम के सेम मिल जाए ना तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये किसी के फैन हो वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को अगर जानते नहीं हो तो यहाँ करके ज्ञान मत झाड़ो। कम से कम मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, बहुत क्लियरली बता देती हूँ मैं। किसी के फैन हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना है। रवि में किस चीज की अधिक संभावना है? तो भैया क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज बताया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि विज्ञान में ग्रेड कम है, पढ़ने में, वर्तनी में यानी रीडिंग की प्रॉब्लम साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो रीडिंग की प्रॉब्लम क्लियरली दिख रही है, डिसलेक्सिया की समस्या यहाँ दिख रही है, तो आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद आगे चलते हैं, लर्निंग की डेफिनेशन पूछिए, जो कि बहुत ही आसान है। वो डेफिनेशन किसकी है भैया? स्किनर की है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर की डेफिनेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं कि कक्षा 2 की छात्रा षष्ठी को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल कराए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि अप्लाइड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन तो था ही, सीधे सीधे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक स्थानांतरण। आगे चलते हैं बेटा, 2 अपोजिट डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि
एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना बिल्कुल साधारण रूप से आप आंसर करोगे क्या कहलाता है, द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, इनमें से कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बिल्कुल इनमें से किसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, चारों ऑप्शन देखोगे तो सीधा उत्तर था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आगे चलो बच्चे, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो रिवॉर्ड या उपहार सीधे सीधे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को दिखा रहा है, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरण को दिखा रहा है, जबकि आपको आंतरिक अभिप्रेरण के बारे में बोला गया। दूसरा ऑप्शन है उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त करिए क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, टीवी देखने के लिए वो उस काम को खत्म कर रही है। उसके बाद है ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो भैया यहाँ भी अंदर से नहीं आ रहा है मोटिवेशन, वो क्या करना चाह रही है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन प्राप्त करना चाह रही है। और चौथा है मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी, इनमें से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने किया है, जानते हो कॉलर ने किया है, स्किनर ने किया है, बीएस ब्लूम ने क्या किया है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया है उद्देश्यों का। तो बीएस ब्लूम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि बार बार यदि बच्चों को सजा से बचने के लिए या फिर इनाम पाने के लिए हम किसी काम में लगाना चाहेंगे, किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में संलग्न करना चाहते हैं, तो उससे क्या दर्शाया जाता है, क्या पता चलता है। तो भाई यहाँ पर जब चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विकास तुम मेरे को कराने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बात का जवाब दे दूं। पहले रॉन्ग क्वेश्चन डिलीट होते हैं या बोनस मिलता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर डिलीट कराने के सफिशिएंट एविडेंस वहां जमा होते हैं तो वो निर्णय लेते हैं डिलीट करने का, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन का डिसीजन लेना वहां पर एक बड़ी प्रोसेस है, कितने ऑब्जेक्शन लगते हैं, कितने अच्छे प्रूफ लगते हैं, उसके बेसिस पर वो डिलीट होता है, ठीक है। और जनरली बोनस मिलने के चांस कम होते हैं, बोनस रेयर केस में मिलता है, ये मान के चलो, डिलीट करने की संभावना ज्यादा होती है, उस पूरे पेपर में से वो मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करेगा, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं सकता है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये भी संभव नहीं है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को निश्चित ही कम करेगा यदि आप उनको सिर्फ इनाम पाने के लिए या फिर सजा से बचने के लिए कोई काम बार बार करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट बिल्कुल साधारण है, बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 आवर्स, 45 घंटे, ठीक है। विनोद आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे इनके कमेंट, ये तो पता नहीं बेटा पता नहीं, 2 चैनल पे आ रहे हैं ना, सुमनलता मैम वाले पे और मेरे वाले पे, ठीक है। तो हो सकता है कि जो कुछ कमेंट है वो आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, सुमन मैम वाले चैनल पे आ रहे हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 45 आवर्स यहाँ तो क्लियर आंसर था। आगे चलते हैं। पात्रता में जहां तक मुझे लग रहा है बोनस भी देते हैं वो, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए नहीं है ना, इसमें तो स्क्रीनिंग हो रही है, तो बोनस भी दे सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। सब जानते हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता एक अच्छे टेस्ट की विशेषताएं होती है, लेकिन अभिक्षमता अपने आप में एक अलग मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसका सीधे सीधे अच्छे टेस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्नर सेंटर करिकुलम। तो भैया नाम में ही छुपा हुआ है, लर्नर सेंटर करिकुलम में लर्नर ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर बच्चा, चाइल्ड या लर्नर ही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू, यानी एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान को सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ तो ऑड वन आउट वाली स्थिति हो रही थी, तो आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो ही दिख जाएगा कि एक जो रिफ्लेक्टिव टीचर है, जो चिंतनशील शिक्षक है, जो प्रभावी रूप से पढ़ा रहा है या ऐसी तरीके उपयोग में ले रहा है ताकि बच्चों को मैक्सिमम फायदा मिल सके, तो बिल्कुल वो क्या करेगा, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करने वाली सिचुएशन या परिस्थिति जो है उसका निर्माण करेगा। अगला प्रश्न यानी 26वां प्रश्न, एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदर्धीय अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिसने तत्काल समस्या को हल किया जा सके और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, हाँ बेटा पवन कर देंगे, एफपी पर भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द रोल ऑफ ए टीचर, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एजे जी आपका कमेंट भी देखते हैं, मैं आंसर तुम्हारे थोड़ी ना देखूंगी बेटा, आंसर मैं 4 पेपर सॉल्व कराने रात भर जगाओगे या तुम जगोगे रात भर, ठीक है। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए फैसिलिटेटर की या सुविधा प्रदाता की, और सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया ना तो दूसरे अध्यापकों के यहाँ पर मेरे वीडियो में बुराई करें और ना ही मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करें कि मैं आपको सारी इधर उधर की कथा कहानियाँ ज़्यादा बताऊँ, आप लेट क्यों आए, आप पहले क्यों नहीं आए। अरे सबकी अपनी फिजिबिलिटी होती है, सबके अपने काम होते हैं, सबकी अपनी बिजनेस होती है, तो तुमको हम अपने जीवन में इतना भी नहीं घुसने दे सकते कि तुमको हर बात ही हम बताएं, ठीक है। बाकी हर टीचर अपने तरीके से अच्छा पढ़ाता है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है और आंसर भी अच्छे से देने की ही कोशिश कर रहा है, तो वेरिएशन तो आएगी, लेकिन अल्टीमेटली तुम 120 सबके एक जैसे नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी लिखा दो। मैं मेरी ही बात नहीं कर रही, हर टीचर के जितने भी तुमको आंसर की देंगे ना, सबके 120 मैच नहीं होंगे, लिख करके ले लो, ये सब अपनी समझ रखते हैं। हम टीचर्स तुम्हारे जितने, भाई अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, हम ग्रोन अप हैं, हम समझदार हैं, तुमसे कम से कम इस मामले में हमारे कलीग्स हैं सब लोग, हमारी सबसे बोलचाल है, तो कृपया करके हमारे रिश्तों को खराब करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता हो गया है। आगे चलते हैं, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, या फिर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो भाई मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने थे। पहला ऑप्शन, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, लेबलिंग के लिए, स्लो लर्नर है, गिफ्टेड लर्नर है, ये लेबलिंग के लिए इवेल्युएशन नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत था, ठीक है। दूसरा था, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, रेमेडियल मेजर्स। हाँ, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पर्पस ऑफ इवेल्यूशन, एक हिस्सा जरूर है मूल्यांकन का, लेकिन चारों ऑप्शन से पहले हमको आंसर नहीं करना होता है। नेक्स्ट है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात सच है कि जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम एरियाज हैं, बच्चों को जिस प्रकार की समस्याएं सीखने में हो रही हैं उन्हें जानने के लिए भी इवेल्यूएशन का एक उद्देश्य है, लेकिन उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, ये परम उद्देश्य है, ठीक है, इसको कहते हैं परम उद्देश्य। तो यहाँ पर जब उद्देश्यों के बीच में परम उद्देश्य डाला हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, परम उद्देश्य हो जाएगा। सो डी इज द आंसर। थैंक यू बेटा पवन। नेक्स्ट है 29वां, यहाँ पर मैचिंग करनी थी और बाय चांस ऐसा हुआ कि जो यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज में प्राप ऑनलाइन पे क्वेश्चन कराए गए थे, सेम ये का ही क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराया था, ठीक है ना। ये मैंने ही टेस्ट सीरीज में डाला था क्वेश्चन और ये का ही क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराया था, बाय चांस ये का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मैचिंग करनी है, बच्चे आराम से मैचिंग कर पाए थे, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। प्रॉक्सिमो डिस्टल आपको पता है, सेंटर से आउटवर्ड हो गया। सिफेलोकॉडल पता है, हेड टू टो हो गया।
इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो अलग अलग लोगों में जो अंतर है वो इंटर इंडिविजुअल हो गया। इंट्रा इंडिविजुअल, तो एक ही बच्चे में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर ये चारों के आधार पर हम आंसर खोज लेते हैं। पहले में डी हो गया, दूसरे में ए हो गया, तीसरे में हो जाएगा आपका बी और चौथे में हो जाएगा सी। तो ए ही यहाँ पर आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यानी लेवल 1 का पेपर खत्म होने वाला है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। तो भाई सामान्य से विशिष्ट में होता है विकास, या जटिल से कठिन में होता है, या विशिष्ट से सामान्य में होता है, या साधारण से आसान में होता है। तो भाई सारे के सारे जानते हो कि विकासात्मक परिवर्तन जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं, सामान्य से विशिष्ट होते हैं। चल रहा है? हाँ तो बता दो, ठीक है। तो लेवल 1 के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आ जाओ भैया लेवल 2 वाले। तो यहाँ पे सब लेवल 2 वाले ही थे, इसीलिए कह रहे थे मैम हमारा कराओ हमारा कराओ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट 2 यानी कि 23 को जो सेकंड पेपर हुआ था लेवल 1 के बाद में लेवल 2 का जो पहला एग्जाम हुआ था उसको ले लेते हैं। और सुनने में आ रहा है कि बच्चों को ये टफ लगा है, ठीक है। तो टफ बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हो सकता है, बट ज़्यादा डिफरेंस, इतना कोई हैवी डिफरेंस नहीं था। शुरू करते हैं। सबसे पहले है विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्योरीज ऑफ नॉर्म चॉम्स्की, ठीक है। तो जो चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है वो विकास का कौन सा आयाम है। इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि चॉम्स्की ने विकास के किस आयाम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चॉम्स्की ने भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो आयाम था उसको प्रस्तुत किया था, आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली, अच्छा क्वेश्चन था। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से, अब यहाँ पर स्वभाव शब्द से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेम्परामेंट शब्द को समझना होता है। टेम्परामेंट साइकोलॉजी में कई बार यूज होता है। हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का अपना बेसिक टेम्परामेंट होता है और वो इननेट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टेम्परामेंट के स्वभाव के, प्राकृतिक स्वभाव के जो अंतर होते हैं वो इननेट होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आसान क्वेश्चन, किसने किसी भी व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। तो भाई सीधे अपन यहाँ पर चलेंगे। फ्रॉयड की पर्सनालिटी हम पढ़ते हैं, ईगो सुपर ईगो। गॉर्डन ऑलपोर्ट तो ट्रेड थ्योरी के जनक ही माने जाते हैं। रेमंड बी कैटल ने 16 फैक्टर थ्योरी जो है ट्रेड की वो दी थी पर्सनालिटी की। लेकिन बीएफ स्किनर को हम कहाँ पढ़ते हैं, लर्निंग की थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ते हैं। तो किसने नहीं दी है पर्सनालिटी की थ्योरी, तो बीएफ स्किनर ने नहीं दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेस्ट वॉज क्रिएटेड बाय मरे एंड मॉर्गन। बड़ा पूरा नाम देकर के आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। तो हेनरी मरे ने और क्रिस्टिना डी मॉर्गन ने कौन सा टेस्ट बनाया था इनमें से, तो भैया चारों कौन से दे दिए हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट दे दिए हैं चारों। सेंटेंस कंप्लीशन 16, सॉरी चारों प्रोजेक्टिव नहीं है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर इन्वेंट्री है, ठीक है। एक इन्वेंट्री दे दी है यहाँ पर। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट दिया है और पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट दिया है। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े थे पर्सनालिटी तो उन्होंने पीएफ टेस्ट भी पढ़ा है, रोजनविंग का सेंटेंस कंप्लीशन भी पढ़ा है, और टीएटी तो लगभग सभी टीचर्स ने भी पढ़ाया था, सभी किताबों में भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जानते हैं कि मॉर्गन एंड मुरे ने कौन सा बनाया था, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है टीएटी जो है वही बनाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, ठीक है, और आसान है भी अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचोगे तो। लेकिन कई लोग जो हैं, बच्चे जो हैं पूछ रहे थे, गड़बड़ भी कर रहे थे इसमें। तो भाई ग्रोथ की बात की है कि वृद्धि में या ग्रोथ से कौन सा कारक इनमें से संबंधित नहीं है। तो भाई न्यूट्रिशन तो आप सब जानते हो कि पोषण का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे की वृद्धि पर। बच्चा क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसको शुरू से ही प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो निश्चित ही पोषण
का प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो भैया हेल्थ का, स्वास्थ्य का प्रभाव भी पड़ेगा। उसके बाद स्लीप की बात करते हैं, नींद की बात करते हैं तो पड़ेगा क्या, दो तो क्लियर है, हेल्थ का और न्यूट्रिशन का तो आपको क्लियर है, स्लीप का और डोमिसाइल का। डोमिसाइल यानी वो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं, वो देश, वो स्थान, वो शहर जहाँ के आप निवासी हैं लीगली, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हो ना, उसको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। तो आपका मूल निवास कहाँ पर है, उससे आपकी ग्रोथ इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या। कोई जोधपुर में रहता है या जयपुर में रहता है या फिर बीकानेर में रहता है, उससे किसी बच्चे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा क्या, इन्फ्लुएंस करेगा क्या डोमिसाइल, नहीं करेगा। तो भाई स्लीप कैसे करेगी ये सोच के देखो। तो आपको थोड़ी सी साइंस लगानी थी यहाँ पर, जो बच्चे बेसिक साइंस पढ़े हैं उसको यहाँ पर सोचना था आपको कि भाई जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है उसका जो प्रॉपर टाइमिंग होता है, सबसे अच्छे से वो कब रिलीज होता है, तो रात को जब बच्चा सोता है तब रिलीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ अगर कोई बच्चा है जो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से अगर बच्चे की नींद नहीं हो रही है, जिस समय पर उसे पूरा आराम करना चाहिए, उसकी बॉडी ब्रेन आराम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज है, सिक्रीशन है, वो भी तो इन्फ्लुएंस होगा, वो भी तो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो ग्रोथ प्रभावित होगी। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो बिल्कुल डोमिसाइल आएगा, ठीक है। डोमिसाइल या अधिवास वास्तव में सीधे सीधे जो आपकी ग्रोथ है उसको प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट। कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट यहाँ पर पूछा है इनमें से, तो ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोई नाम ही नहीं दिया, तो भैया यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जिसको हम वेस कहते हैं, तो भैया वेस जो है वो कैसा है, वर्बल प्लस कैसा है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, शाब्दिक प्लस क्रियात्मक मापनी है। दोनों प्रकार की यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो वेस की पाई जाती हैं। भाटिया बैटरी पूरी तरीके से क्रियात्मक मापनी है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जिसको क्या कहते हैं, एसपीएम, किसने बनाया है भैया, एसपीएम रेवन ने बनाया है, रेवंस एसपीएम कहते हैं। तो रेवेंस टेस्ट जो होता है वो नॉन वर्बल होता है बिल्कुल, और कल्चर फ्री भी होता है। कल्चर फ्री टेस्ट के रूप में आपको मेनली जो आपका केटल का कल्चर फेयर टेस्ट है वो याद रखना था, और जो एसपीएम है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, वो याद रखना था। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एसपीएम, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां, विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैं फिर से पॉज लूंगी, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। 24 प्रश्न तो बहुत सही हैं। यहाँ पर जो भी 23 प्लस हैं दे आर गुड, ठीक है। एजे आपके कमेंट देख रहे हैं, वो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कमेंट नहीं दिख रहे थे, ठीक है। हेलो बेटा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं समय लगाऊंगी। इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस से है ना। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने पढ़ाया है कि गार्डनर ने बेसिकली 7 इंटेलिजेंस के टाइप दिए थे और 8वां बाद में जोड़ा था। 8वां जो जोड़ा था वो कौन सा था, प्राकृतिक या नेचुरलिस्टिक था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये तो क्लियर है कि इंट्रापर्सनल है और नेचुरलिस्टिक है, अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक तो है। अब जो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, गार्डनर के बाद में जो लोग आए, जो अलग अलग रिसर्चर्स आए, उन सब ने बताया है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन गार्डनर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इस बारे में गार्डनर ने काफ़ी कुछ लिखा भी है, वीडियोस भी हैं उनके यूट्यूब पर, ठीक है। तो अस्तित्वकारी बुद्धि को यद्यपि गार्डनर नहीं मानते, लेकिन इनमें से गार्डनर के उसमें लिंक्ड ही नहीं है कोई। तो यहाँ पर हम आंसर के साथ जो जाएंगे वो किसके साथ जाएंगे, इमोशनल के साथ जाएंगे। अब जो बच्चे अगर ये करके आए हैं अस्तित्वकारी या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, तो भैया मैं उनके साथ हूँ, वी विल गो, इसके लिए अपन बिल्कुल प्रूफ देंगे। आप ये भी लगा के आए हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है गार्डनर में, ना तो अस्तित्वकारी इंक्लूडेड है और ना ही सामयिक, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा चाहे तो मुझसे आकर के कॉन्टेक्ट कर लेना, मैसेजेस के थ्रू कर
कर लेना, व्हाट्सएप के थ्रू कर लेना, इसको हम डिलीट करा सकते हैं, बिल्कुल डिलीट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो गार्डनर का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ बच्चे ऐसा अगर हो कोई बच्चा तो वो बिल्कुल बता सकता है। गार्डनर से अब अपन वो कर लेंगे ना, वीडियो कॉल कर लेंगे, करते हैं, वो फ्री हैं आजकल बिल्कुल। ठीक है, तो वो आराम से अगर हम पहले से रिक्वेस्ट डाल के रखेंगे तो वो कर लेते हैं वीडियो कॉल भी। ठीक है, चलो 8वां है क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग। रिपीट हो गया, लेवल 1 में भी ये क्वेश्चन था कि सृजनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है, तो डाइवर्जेंट से, अपसारी चिंतन से। आगे चलते हैं, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म। तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मानसिक मंदता को या मानसिक विमंदित को किसके साथ प्रतिस्थापित किया गया है, किस शब्द से बदला गया है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी। अब जो शब्द उपयोग में लिया जाता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आईडी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। यानी व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 2-3 अच्छे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसलिए बच्चे कह रहे कि टफ था थोड़ा सा। तो भाई पर्सनालिटी की जो सैद्धांतिक अवधारणा है, व्यक्तित्व की जो सैद्धांतिक अवधारणा है, वहां पर स्टेबल वर्ड आता है, एंड्योरिंग वर्ड आता है। इन दोनों का तो भैया मतलब ही सिमिलर है, स्थिर भी और स्थायी भी। ठीक है, तो स्थायी ट्रेट्स जो होते हैं, जो व्यक्तित्व के हमारे गुण होते हैं, विशेषक होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, या हम कहें कि वो कैसे होते हैं, लगभग स्थिर होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल, इसके लिए हम कहते हैं तुलनात्मक रूप से स्थायी कहा जाता है। लेकिन एक शब्द यहाँ यूनिक दिया है, तो ये तो हमेशा ही याद रखना है कि पर्सनालिटी यूनिक होती है, अनूठी होती है। अब है नॉर्मल या सामान्य, तो सैद्धांतिक अवधारणा में नॉर्मल या सामान्य शब्द कहीं उपयोग में नहीं आता है, तो यहाँ आंसर मेरी तरफ से होगा बी, नॉर्मल या सामान्य। ठीक है, आगे चलते हैं। मैम आप पिछले साल किस कोचिंग पर पढ़ाते थे? बेटा मैं अभिव्यक्ति में पढ़ाती हूँ, अभी तक तो ऑफलाइन में। ठीक है, आगे ऑनलाइन में पढ़ाती हूँ अपने ऐप पर, प्रैप ऑनलाइन पर। लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज, तो ये आसान था बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, कर लिया, तुम सबने कर लिया, मेरे को पता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो पता है आपको पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता जो है वो डिसलेक्सिया है। उसके बाद है चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज आर क्लासिफाइड एज, तो ऐसे बच्चे जो कि न्यूनतम आधारित सुविधाओं से वंचित होते हैं उन्हें किस समूह में वर्गीकृत करते हैं? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन में। तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में इनको रखा जाता है। सबने सही किया है, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ मैल एडजस्टमेंट, इनमें से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो यहाँ पर अग्रेशन दिया है, एंजाइटी दिया है, इनसिक्योरिटी एंड अपैथी। हिंदी में देखो, आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, अपैथी यानी कि चिंता, असुरक्षा और उदासीनता पूरी तरीके से कैसे हैं, इमोशनल सिम्टम है मैल एडजस्टमेंट के। लेकिन अग्रेशन जो है, भाई गुस्से में टेम्पर टेंट्रम्स आते हैं ना, बच्चा इधर उधर चीजें फेंकता है, ऐसे पड़ जाएगा, फैल जाएगा, रोएगा जोर जोर से गुस्से के अंदर, तो वो आपके बिहेवियरल सिम्टम हो जाता है मैल एडजस्टमेंट का। तो यहाँ हम जाएंगे अग्रेशन के साथ। अगला है विच मैथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस क्वेश्चन का बड़ा हम कहें कि लोचा लग रहा है मुझे। ठीक है ना, लोचा कैसे लग रहा है? तुमने किसी ने किया था क्या ये आंसर? तुम क्या करके आए हो भाई? ये क्वेश्चन का किसी ने आंसर किया था 14 वाले का? कोई है इस वाली शिफ्ट का बालक? सो गए सब? 11 बजे सो जाते हो तुम, इसका मतलब। कातिल अदा ने तो गुड नाइट कर दी मेरे से। हाँ, डिसएडवांटेज अग्रेसिव, बिल्कुल विनोद ठीक है, सो गए लगता है सारे। फोर्थ में है विनोद तो अच्छा। रविंद्र यादव बी, सोनू सी, और कौन है? मेरा गलत हो गया हितेश। ये तो क्वेश्चन में ही ऑप्शंस में ही गड़बड़ है बेटा। तुम्हारा क्या गलत हो गया? बी। देखो किसी ने ए बी, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं एक बार इसको समझ के देखना। ठीक है,
डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, तो भैया स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम जब तक पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ों को बदलाव नहीं करेंगे, मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मॉडिफिकेशन या डाइवर्सन ऑफ करिकुलम तो होगा, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि अधिकतर लोग आंसर कर रहे हैं, बच्चों में से अधिकतर ने किया है। आप एक बार इस पर सोचें भी तो भाई उदाहरण तो देखो, ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन है जिसमें फिजिकल हैंडीकैप भी आते हैं, जिनमें हम विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनको भी रखते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड जो हैं उनको भी रखते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में उन बच्चों को हम स्पोर्ट्स कराएं ही नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उनको स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो कराई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये भी ऑप्शन इन्होंने सही दे दिया है। तीसरा है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड तो यूज़ लेने ही होते हैं, लिए ही जाते हैं। चौथा है ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़, तो हाँ अलग अलग स्पेशल एक्टिविटीज़ यानी विशिष्ट प्रकार की या विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी इनको दिया ही जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीशन पे जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन चुनना ही है कि मैडम आंसर एक तो बताओ इसमें से, तो भाई एक बताने की स्थिति में फिर मैं भी उसके साथ ही जाऊंगी, यद्यपि बी के साथ जाना पड़ेगा। यद्यपि ये भी सच है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल गेम्स भी तो होते हैं। पैरालंपिक्स का नाम सुना होगा ना तुमने, अवनी लेखरा को तुम जानते हो, अब तो सब जानते हैं अवनी लेखरा के बारे में। तो और बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पैरालंपिक में खेलते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और वो अलग अलग गेम्स में जाते हैं। तो भैया ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो डिसेबल्ड हैं, कोई जैसे किसी के सिर्फ हाथ में समस्या है एक में, तो आप उनको स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराओ ही नहीं, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल कराना चाहिए हमको। हाँ, ये जो शब्द है डायरेक्टली रिलेटेड, इस डायरेक्टली शब्द के साथ ही अगर हम जाएंगे तो फिर मैं भी आंसर में इसमें यही करूंगी उस केस में, ठीक है। बट हाँ अगर हम चाहें, अगर हम वर्क करें तो इसमें हम चारों ऑप्शन क्योंकि ऑब्वियसली अप्लाई हो रहे हैं, इसको हम डिलीशन पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय, तो इनमें से जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव का, वो निम्न के द्वारा अधिगम को समझाता है, तो पुनर्बलन के द्वारा नहीं समझाता है। वो तो बात कौन करते हैं, पुनर्बलन की बात स्किनर करते हैं, पुनर्बलन की बात जो है उसके अलावा हल करते हैं। इमिटेशन या अनुकरण की बात भी पावलोव ने नहीं की है। अंतर्दृष्टि की बात कोहलर करते हैं, और यहाँ एसोसिएशन या साहचर्य ही सही आंसर है, कंफर्म सही है और सबने किया भी हो गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, अच्छा क्वेश्चन था। इनमें से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंबन यानी मस्तिष्क में प्रतिबिंबों का निर्माण करना, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल यहाँ पर आप सही जा रहे हैं कि भाई हाँ, अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करना, अपने विचारों पर जब आप सोचते हैं तो डेफिनेटली लर्निंग होती है। आर्ग्यूमेंट तर्क द्वारा भी कुछ ना कुछ अधिगम या लर्निंग होती है। इमेजिनेशन यानी कल्पना द्वारा भी होती है। लेकिन सीधे सीधे आप जब लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन की बात करेंगे तो इनमें से लर्निंग की प्रोसेस नहीं है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, क्योंकि ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक परिवर्तन विशिष्ट आयु पर होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर मैच्योरिटी यहाँ पर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, यानी अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो भाई थॉर्नडाइक ऑप्शन है, कोहलर एंड कॉफका है, बीएफ स्किनर है, एल्बर्ट बैंडोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट शब्द आ रहा है तो बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एज सच अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो किसने किया था, बीएफ स्किनर ने। फेवरेट है ये हमारे साइकोलॉजी वालों का क्वेश्चन, कई बार ही पूछा जाता है स्किनर के बारे में ये करके। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट लर्निंग में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बीएफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया था। चलो आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से क्या अधिगम के लिए, अधिगम की अवधारणा के लिए सत्य नहीं है। पहला, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, सब जानते हैं
हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा, देयर इज अ रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, तो अपेक्षागत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल परिलक्षित होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, भाई होगा ही होगा अभ्यास द्वारा प्रभावित तो। चौथा था, लर्निंग इज एन इनेट मैकेनिज्म, यानी अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो बालकों ये जो है आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग का इनेट कनेक्शन नहीं है, हेरिडिटी से कनेक्शन नहीं है। आंसर यहाँ पर होगा हमारा डी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग बिल्कुल क्लियर इजी क्वेश्चन था, जोसेफ डी नोवेक। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि इनमें से कौन सा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित प्रकार नहीं है। तो भाई कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर प्रकार के उद्देश्य बीएस ब्लूम ने बताए हैं, लेकिन वर्णनात्मक शिक्षण यानी डिस्क्रिप्टिव टीचिंग इस पर बेस्ड नहीं है। आगे चलेंगे। अ ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज, यानी नैसर्गिकता से, देखो कितना बढ़िया शब्द लिखा है नैसर्गिकता, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा, बहुत कठिन लग रहा है हिंदी में लेकिन असली में कठिन था नहीं, विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि। अगर किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ा हुआ था तो अल्टीमेटली वो इसका आंसर निकाल ही लेगा। बेटा फर्स्ट ग्रेड की हिंदी मीडियम की बुक आ गई है, जमाने हो गए अब तो आए हुए बेटा 8-9 दिन हो गए हैं राजेंद्र, लेकिन इंग्लिश मीडियम की अभी नहीं आई है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलो अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो बच्चों नॉलेज ऑफ रिजल्ट यानी प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान बिल्कुल मोटिवेशन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है। उसके बाद प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, बिल्कुल ये तो मोटिवेशन से बड़ा लेना देना है। आप बच्चों को प्रेज करोगे नहीं करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, बिल्कुल कनेक्ट करता है मोटिवेशन से। फिर लेवल ऑफ एस्पायरेशन या आकांक्षा का स्तर, तो एक बच्चे का जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है वो भी उसके मोटिवेशनल लेवल से डायरेक्ट लिंक करता है। तो लेकिन जो बी ऑप्शन है इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, अंतरवैयक्तिक समायोजन, तो बच्चे का अंतरवैयक्तिक समायोजन यानी दूसरों के साथ जो समायोजन है वो वास्तव में मोटिवेशन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, नेट खत्म हो गया तो कल देख लेना। विच इज द मेन फिलोसफी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आसान क्वेश्चन था, सब जानते हैं कौन सी रिपोर्ट के बारे में, लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के या बिना बोझ के सीखना। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब चारों पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मिनिमम 60 आवर्स लिखा है जबकि कितना होता है 45 आवर्स लिखा है, दूसरे पेपर में पूछा भी है। चलो आगे, हु हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस मजे ले रहे थे तुम्हारे, ठीक है। स्टीफन एम कॉरे जो है वो संबंधित हैं, आपको पता है एक्शन रिसर्च से। लेविन का और बकिंगम का भी कनेक्शन है, लेकिन कुल मिला के जो ध्यान देना था वो आपको कॉरे का नाम ध्यान देना था। ये एक अलग व्यक्ति है, इनकी किताब आती है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, अपने एक्शन रिसर्च से कनेक्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगेन इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा रुकूंगी, थोड़ा सा, ठीक है। देखो पहली बात तो लेवल ऑफ मेजरमेंट में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट में जब पढ़े जाते तो साइकोलॉजी में 4 स्केल होते हैं या 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट लेवल होता है सबसे बेसिक लेवल नॉमिनल, सेकंड पे आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल और फिर आता है रेशियो। अब हिंदी वाला आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। नॉमिनल को नामिक मापनी कह रहे हैं, उसके बाद ऑर्डिनल को क्रम सूचक मापनी कह रहे हैं, इंटरवल को यहाँ पर अंतराल या समान अंतराल मापनी कह रहे हैं और रेशियो स्केल को कह रहे हैं अनुपातिक मापनी, ठीक है। नाउ हियर आपको ध्यान क्या रखना था कि भाई ये 4 में से साइकोलॉजी में बेसिकली, ठीक है, कौन से यूज होते हैं, सिर्फ
ये 3 ही यूज होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल। क्यों? क्योंकि रेशियो स्केल हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, उच्चतम स्तर के मापन की बात होती है ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेशियो स्केल जो है वो जो फिजिकल साइंसेस होती हैं, भौतिक विज्ञान जैसे भौतिकी है, जैसे गणित है, वहाँ पर उपयोग में आता है, लेकिन यहाँ पर यानी मनोविज्ञान में ये उपयोग में नहीं आता। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी ब्रांच है? साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो जो चीज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज नहीं होती है वो स्केल जो स्केल साइकोलॉजी में यूज नहीं होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी यूज नहीं होता है। ठीक है, आदित्य कुमार शर्मा आप अपना उत्तर दे सकते हैं, मैं अपना उत्तर दे रही हूँ। ठीक है, देख लेंगे बोर्ड की आएगी तो या तो आपका सही होगा या मेरा सही होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ हम जाएंगे किसके साथ में? रेशियो स्केल के साथ में। रेशियो स्केल यानी कि आनुपातिक मापनी के साथ में। ठीक है, now देख सकते हैं कि इसमें बोर्ड क्या आंसर मानता है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो है आंसर कुछ और दिया है। हाँ बेटा, ये नहीं है विनोद, ये अपने मेंशन नहीं किया है वहां पर, क्योंकि पहली बात तो ये अपने आप में ही बहुत टिपिकल होते हैं चारों स्केल। वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत कुछ भी बता देना सफिशिएंट नहीं होता है। आपको पता है कि मैं कोई चीज पढ़ाती हूँ तो प्रॉपर पढ़ाती हूँ, कोई चीज बुक में दी है तो बहुत प्रॉपर दी है। ये अपने आप में ये साइकोलॉजी का टिपिकल टॉपिक होता है, इसको उल्टा पुल्टा जैसा तैसा पढ़ाने की मेरी आदत है नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अपने आप में ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, एक डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, लेकिन मैं जिस आंसर के साथ जाना चाहूंगी वो होगा यहाँ पर रेशियो स्केल यानी कि आनुपातिक मापनी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जीन पियाजे का संबंध बिल्कुल है संज्ञानात्मक विकास से। अब्राहम मैस्लो का है क्या? नहीं है भाई। अल्बर्ट बैंडोरा का कैसे है? तो हम पढ़ते हैं जनरली, मैं बैंडोरा की थ्योरी आपको लर्निंग में पढ़ाती हूँ, लेकिन ये भी तो बताते हैं कि बच्चे बचपन से ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू सीख जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अल्बर्ट बैंडोरा ने लर्निंग की थ्योरी तो दी है, लेकिन वो इक्वली एप्लीकेबल है डेवलपमेंट के ऊपर। वैगोत्स्की का आप जानते हो, लेकिन मैस्लो की एज सच चाइल्ड डेवलपमेंट की कोई थ्योरी नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर अब्राहम मैस्लो। चलो अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और हम कहें कि एक अच्छा अलग प्रकार का क्वेश्चन ये भी रखा। तो इसी पेपर में आ रहे हैं थोड़े से बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन, इसीलिए सबको टफ लगा था ये। ट्विन स्टडी यानी जुड़वा बच्चों के अध्ययन, बिल्कुल हेरिडिटी के रोल को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी में ट्विन स्टडीज की जाती हैं। अडॉप्शन स्टडीज भी की जाती हैं। अडॉप्शन स्टडीज यानी कि दत्तक बालकों के अध्ययन भाई किए जाते हैं, बहुत डिटेल में किए जाते हैं कि किसी बच्चे को जिसको गोद लिया गया है, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उस केस में उसके गुण और जो बच्चे के गुण यानी उन पेरेंट्स के और बच्चे के गुण कितने मैच होते हैं, नहीं होते हैं, कोरिलेशन क्या निकलता है, ये इंडिकेट करता है बेसिकली हेरिडिटी का रोल कितना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि पीयर ग्रुप स्टडी जो है, पीयर ग्रुप में भाई हेरिडिटी का रोल कैसे आएगा। कोई 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पीयर ग्रुप है, ठीक है, समवयस्कों का समूह है, ठीक है, उस समवयस्कों के समूह से अध्ययन करके आप हेरिडिटी के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते, क्योंकि हेरिडिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हेरिडिटी का आनुवंशिकता का मतलब है पिछली पीढ़ियों से गुणों का स्थानांतरण, ठीक है, जो ट्रेट्स, जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलते हैं, वो हेरिडिटी होती है। तो यस विनोद, यू आर राइट, वेरी राइट, तो मेरे बच्चे हो, आखिर आज मैं भी बोलूंगी मेरे बच्चे चलो, तो बिल्कुल पीयर ग्रुप स्टडी जो है वो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि नहीं आएगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो, The observable physical and psychological characteristic of an individual is termed as। तो भैया ये तो साइंस का क्वेश्चन आपको दे दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि आपके हेरिडिटी एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, इसलिए साइंस के बेसिक जो हेरिडिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके क्वेश्चन वो बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को हम क्या कहते हैं। तो भैया बहुत ही आसान सा नाम था, क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो 2 वर्ड आपको जिनोटाइप और फिनोटाइप
जीनोटाइप याद रखने होते हैं। जीनोटाइप आपका स्पेसिफिक जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके आधार पर आपके बाहरी गुण होते हैं कि आपकी आंखों का कलर कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी स्किन, आपका जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके जीनोटाइप से डिटरमाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो पूछा है वो क्या है कि बाहरी रूप से जो आपकी दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं दिखाई देती हैं उन्हें हम फेनोटाइप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक एंड प्री अरेंज स्कीम विद इन द बॉडी। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। यहाँ ध्यान से ऑप्शन पढ़ने थे कि एनवायरमेंटल जो है पर्सपेक्टिव होगा, सोशल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। तो भैया बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली, तो भैया यहाँ आपको ध्यान देना था, जब मैं मैच्योरेशन पढ़ाती हूँ ना तब मैं बायोलॉजिकल शब्द यूज में लेती हूँ, ठीक है, जैविक शब्द यूज में लेती हूँ। तो वहां पर आपको सीधे लिंक करना था कि भाई ये जो जैविक प्रक्रम है यही तो इंडिकेट करते हैं कि एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार परिवर्तन आते हैं। गैसल का मैच्योरेशनल थ्योरी जिसने पढ़ा है उसको याद होना चाहिए, उसको लिंक करना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा सी, बायोलॉजिकल। इसी के साथ आपका दूसरा पेपर समाप्त होता है, ठीक है। अभी तीसरा पेपर शुरू कर लेंगे। मैडम थोड़ा सा पानी पी ले। ऑफलाइन भी होती है क्या मैम? बिल्कुल, ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाए हैं बच्चों में से कुछ पढ़े हैं। कोई बात नहीं, अब बेटा जीनोटाइप कर दिया तो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। पात्रता है, पास होनी चाहिए, आगे ढंग से चलो बच्चे। मानदेव चौधरी, अच्छा हुआ बच्चा 25 अच्छा। इस पेपर में 22 प्लस जो भी ला रहा है इस वाले में, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जो भी ला रहे हो अच्छा स्कोर है। बाकी में भी अगर तुमने प्रॉपर किया होगा तो अच्छा स्कोर है, ठीक है। सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी बुक अवेलेबल है बेटा बाजार में, ठीक है। रेणुका बेटा 21 करेक्ट है क्या? एक क्वेश्चन से चूक गई बेटा तुम, कोई बात नहीं कोई नहीं, अभी तुमने शुरू किया है ना पढ़ना बेटा, इट टेक्स टाइम, ठीक है, डोंट वरी, टाइम लगता है। बाकी चीजों में अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो भी हो ही जाएगा। नित्या के 25 है, वेरी गुड बेटा। सोनू के 24 है, वेरी गुड। चलो तीसरा पेपर शुरू कर लेते हैं अब हम। शिफ्ट 3 का पेपर अब हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ कर दी उन्होंने ट्रांसलेशन की, ठीक है। पहली तो ये कि यहाँ लिखा है नैदानिक, ठीक है, इधर लिख दिया क्लिनिकल। हाँ, नैदानिक को क्लिनिकल ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम के संदर्भ में सोनू मेरी बुक पब्लिकेशन आता है च्यवन प्रकाशन, उससे आती है, ठीक है। बबीता अभी तक किताब इंग्लिश वाली नहीं आई है, 4-5 अगस्त तक आ पाएगी कंफर्म, जो आज का परमानेंट आज का जो अपना अपडेट है उसके अनुसार, ठीक है। बुक का नेम बेटा सेकंड ग्रेड की सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान नाम से आएगी, ठीक है ना। अशोक पारिक सर और मेरी दोनों की किताब है, च्यवन प्रकाशन की है। तो बुक का नाम तो क्या होता है, इन गाइडों के नाम क्या होते हैं? गाइड का नाम तो गाइड सेकंड ग्रेड लिखा होता है, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड लिखा होता है, ठीक है। हाँ बेटा अंजू, इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़ो, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। अचीवमेंट जो है असेसमेंट होता है फाइनली, ठीक है, बच्चे ने कितना अचीव किया है तो ये असेसमेंट होगा। कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है। अब यहाँ पर क्लिनिकल और रेमेडियल 2 चीजें बचती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन को तुम्हारा पेपर नहीं था तो भी समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक टर्म दिया है क्लिनिकल जिसको नैदानिक लिखा है। अब देखो यहाँ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो नैदानिक होता है उसके लिए तो शब्द उपयोग होता है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। अब जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है उसको हम नैदानिक आकलन कहते हैं, बिल्कुल, यानी बच्चे के
जो सीखने के दौरान जो कमियां हैं, उसने क्या नहीं सीखा, उस चीज़ को फाइंड आउट करना ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। लेकिन भैया समस्या क्या कर दी कि क्लिनिकल लिख दिया है यहाँ पर। क्लिनिकल असेसमेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग चीज़ होती है क्लिनिकल असेसमेंट। तो क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लेना देना नहीं है। क्लिनिकल असेसमेंट कहाँ किया जाता है, क्लिनिकल असेसमेंट क्लिनिक्स में किया जाता है। कौन से क्लिनिक्स, तो यहाँ हम जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स होते हैं उनकी बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे आम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरा स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। हम हॉस्पिटल में बैठते थे तो चैम्बर मिलता था, एंड आई वर्कड इन हॉस्पिटल। फेंक नहीं रही हूँ, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। तो मैंने 2 साल हॉस्पिटल में, जयपुर में ही टैगोर हॉस्पिटल में काम किया है। तो वहाँ चैम्बर मिलता है, ठीक है। अब उस चैम्बर में साइकोलॉजिस्ट बैठता है। अब वहाँ पर जो भी, मान लो कोई बच्चा आया अपनी प्रॉब्लम लेकर के, ठीक है, बच्चा को पेरेंट्स लेके आएंगे ऑब्वियसली, तो बच्चे को पेरेंट्स लेकर के आए, उसका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि इसका इंटेलिजेंस नापो। भैया बोले भाई ये ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है, इसको कुछ बोलो कुछ और ही करता है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो बोले पहले तो इंटेलिजेंस चेक करो भैया, 6-7 साल का बच्चा है, इसका इंटेलिजेंस सही है या नहीं है। तो भैया असेसमेंट करेंगे उसका, ठीक है। फिर उसका हम मेंटल हेल्थ चेक करेंगे और 4-5 टेस्ट करते हैं उसके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, वहाँ पर। तो दैट असेसमेंट इज कॉल्ड क्लिनिकल असेसमेंट, उसको क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने कर दिया अपना काम, ठीक है, छापा मचा दिया कि इधर तो नैदानिक लिख दिया जो कि होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, लेकिन इधर क्या लिख दिया, क्लिनिकल लिख दिया जो कि नहीं होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अगर डायग्नोस्टिक लिखते तब तो सही था। अब ये वाला जो टर्म है रेमेडियल, इसको समझो। नाउ डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, लेकिन रेमेडियल असेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। उपचारात्मक नाम का आकलन नहीं होता है भाई। डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया हमने, यानी कि कौन सा, नैदानिक आपने आकलन किया। जब कोई नैदानिक आकलन किया यानी बच्चे की समस्या को पता किया, उसके आधार पर हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। जो रेमेडियल होता है वो क्या होता है, टीचिंग या इंस्ट्रक्शन। हिंदी में बता रही हूँ अभी। रेमेडियल असेसमेंट कभी नहीं होता, उपचारात्मक आकलन नहीं होता, इसको हम कहते हैं उपचारात्मक अनुदेशन, ठीक है। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, उपचारात्मक अनुदेशन। हाँ संदेश कुमार, आपके 95 सही है बेटा, पात्रता मिल जाएगी, मेन एग्जाम की तैयारी करो, देख लिया तुम्हारा मैसेज, अब बस करो, दूसरों को परेशान मत करो, ठीक है। चलो यहाँ पर हमको ये देखना है, क्या देखना है भाई, क्या हो गया तुमको, देखो संदेश तुमसे डर गए, देखो नहीं भाई कुछ गड़बड़ है, इट्स नॉट वर्किंग, हो गया। हाँ तो इधर बात कर रही थी मैं, संदेश अब नहीं, बहुत हो गया, मैम ने देख लिया प्लीज। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन यानी कि क्या है, उपचारात्मक अनुदेशन, और रेमेडियल टीचिंग यानी कि क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो उपचारात्मक अनुदेशन होता है किसके आधार पर, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के आधार पर, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन या नैदानिक आकलन के आधार पर। रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी। रेमेडियल असेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, उपचारात्मक आकलन नाम की कोई चीज नहीं होती। अब अगर मैं हिंदी के साथ जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, उपचारात्मक आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं जा रही हूँ अंग्रेजी के साथ में, तो उस केस में क्या होगा कि भैया ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। तो तुम बच्चे अगर कोई चाहोगे तो भैया यहाँ भी डिलीट कराने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तुमको लगता है नहीं मैडम हम तो हिंदी के आधार पे करके आए हैं और हम तो उपचारात्मक आंसर करके आए हैं, तो तुम्हारी मर्जी है। अंग्रेजी में इन्होंने ये शब्द गलत लिखा है, क्लिनिकल सत्य नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर डायग्नोस्टिक होता तो सही होता। डायग्नोस्टिक असेसमेंट अलग होता है, क्लिनिकल असेसमेंट अलग होता है। हिंदी में दोनों को नैदानिक आकलन ही कहेंगे, ये समस्या है। लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन के अंग्रेजी में 2 ऑप्शन आंसर के रूप में आ रहे हैं, हिंदी में यहाँ पर हम एक ही आंसर कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड की वो पहले क्या आंसर देते हैं, आगे की प्रक्रिया हम बाद में अपनाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के आधार पर किया था क्या आपने क्लिनिकल?
अचीवमेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता बेटा, अगर किसी ने बताया है तो अलग बात है, उनका अपना मत होगा, लेकिन मेरे अनुसार अचीवमेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, यू आर जी हेल्पियन साहिल, आज क्लास हो नहीं पाई बेटा अपनी, मैं दूसरे स्टूडियो में हूँ आज, तो इस स्टूडियो में कुछ सेटअप हो नहीं पाया, तो 9 से 10 में खाली बैठी थी तुम्हारी क्लास वाले टाइम पे आज। चलो सेकेंड क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ना ही तो डायग्नोस्टिक है कि भाई समस्या तो कोई है, उस समस्या को हम कहें ना कि रीच आउट करने के लिए तो हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर यहाँ पर क्रियाविधि होगा, एक्टिविटी। तो एक्शन रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक्टिविटी है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करके उस समस्या का समाधान करना ही एक्शन रिसर्च होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तो बच्चे आप जानते हो कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी तो अचीवमेंट टेस्ट की या किसी भी अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन मूल्यांकन अचीवमेंट टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं रखता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सबको पता है 2005, कुछ भी नहीं करना है यहाँ। आगे चलो, विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू जीन प्याजे, ये भी सबको पता है, मुझे पता है। स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन सब जानते हैं, रटा के भेजती हूँ क्लास में मैं तो कम से कम। तो यहाँ पर आपको व्यवस्थापन लिखा है, लेकिन ये देखो अकोमोडेशन को, एक ध्यान देने की बात है, स्कीमा को स्कीमा ही लिखा है, असिमुलेशन को आत्मसातीकरण लिखा है, अकोमोडेशन को समंजन नहीं लिखा है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अंग्रेजी के शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। तो व्यवस्थापन लिख दिया यहाँ पर, लेकिन तुमको इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान देना था। सुमन बेटा डी आंसर नहीं होगा, एक्विजिशन या अधिग्रहण ही यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन, देखो साइंस के कितने क्वेश्चन दिए हैं, हेरिडिटी में सब जगह साइंस के अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट इज टर्म्ड एज, हिंदी में देखो जीन्स का जोड़ा, पेयर ऑफ जीन्स जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है। तो आंसर तो बिल्कुल यहाँ पर अलील होगा, उसे क्या कहा जाता है? अलील। साइंस का बच्चा तो बहुत क्लियरली इस चीज को जानता होगा, ठीक है, लेकिन समझ के देखो कि हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स, तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उनमें से 22 जोड़े जो होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, हिंदी में भी ऑटोसोम्स ही लिखा है, ठीक है। तो 22 जोड़े तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि हमारे जो सेक्स का निर्धारण करता है कि मेल है या फीमेल होगा बच्चा, उसका निर्धारण करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ अलील क्या दिया है, तो बाकी के जो 22 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, उनके ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। हर क्रोमोसोम पर जो है स्ट्रक्चर तो देखी होगी ना क्रोमोसोम की तुमने, तो तुम तो दो ऐसे ही मान लो अभी तो, ठीक है ना, ऐसे नहीं होते अभी मान लो तुम लोग, ठीक है। तो दो ये क्रोमोसोम का एक पेयर हो गया, तो यहाँ पर एक जीन है, सपोज दैट, ठीक है, मान लो वो मेरे आई कलर को डिटरमाइन कर रहा है, मेरे आंख के रंग का निर्धारण करने का एक जीन इस क्रोमोसोम पर है, तो सामने दूसरे पर भी क्या होगा? यहाँ पर उसी गुण के लिए क्या होगा? एक जीन होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? अलील। इन दोनों जीन्स को हम क्या कहते हैं? ये जो जोड़ा है जीन्स का, ये क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, इतना काफी है। बाकी साइंस के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता है ये चीज, मैं भी साइंस की बच्ची हूँ, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ाना काफी है। आगे चलते हैं, Which of the following is not a stage of psychosexual development? आसान क्वेश्चन, फैलिक एनल लेटेंसी स्टेज है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे बढ़ो, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट बाय, बाल विकास में वातावरण की भूमिका को किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? जो सो गए उनको गुड नाइट। चलो,
तो भाई ये प्रतिबिंबित होती है हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू, आदत निर्माण के द्वारा। तो डेफिनेटली हैबिट तो पूरी तरीके से लर्न होती है। कहाँ लर्न करेंगे हम उनको? हमारे एनवायरनमेंट में करेंगे। तो यहाँ आदत निर्माण ही सही आंसर है। आगे चलो। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भैया बहुत लेट हो गए, ये तो तुमको आता है ना। एवरी स्टेज इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे होगी? हम पढ़ते हैं कि शुरुआती अवस्थाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, शुरुआती अवस्थाएं ज़्यादा महत्व रखती हैं। अगला है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो कॉलबर्ग का नाम तुमको रटा हुआ है सबको ही, इनमें से हम कॉलबर्ग ही आंसर करेंगे। आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरियर चॉइसेस, तो कैरियर चॉइसेस के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या व्यवसाय चयन में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका जो निर्धारण है वो बेसिकली हमारे एप्टीट्यूड के द्वारा होता है। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? अभिक्षमता को अभी समझाने का टाइम नहीं है बेटा, ठीक है ना। अभी हम आंसर करेंगे, समझाएंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट, अगेन यहाँ पर पूछ लिया परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में, यानी इनमें से निष्पत्ति परीक्षण कौन सा है, क्रियात्मक परीक्षण कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि भाटिया बैटरी जो है वो एक क्रियात्मक परीक्षण होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए इनमें से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो भाई लर्निंग सिमिलरिटी, अधिगम की समानता सत्य नहीं है। अगला है हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कोस्टा एंड मैक्री ने बिल्कुल 5 फैक्टर थ्योरी दी है, रेमंड कैटल की 16 फैक्टर है, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने तो ट्रेट थ्योरी को शुरू ही किया था। तो यहाँ पर हैंस आइजिंग के साथ जाएंगे क्योंकि उनकी थ्योरी जो है वो कॉम्बिनेशन है किस किस का, टाइप एंड ट्रेट का। चलो आगे चलो। Which personality test is valid for clinical diagnosis? This is important question कि कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो भैया नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा है? MMPI है। इनमें से ये सारे के सारे पर्सनालिटी के ही टेस्ट है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर है। एडवर्ड्स पर्सनालिटी प्रेफरेंस स्केल EPPS बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन इन्होंने दे दिया है। TAT आप जानते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। MMPI मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है जो कि 10 क्लिनिकल स्केल वाला टेस्ट है। नैदानिक के बारे में पूछा गया, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए पूछा गया, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए MMPI यूज में आता है। आगे चलते हैं। विच इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, बिल्कुल आसान है, ट्रायर्किक थ्योरी, ठीक है। हिंदी में त्रिआयामी लिख दिया है, बेसिकली त्रिचापीय लिखते हैं लेकिन लिख दिया तो लिख दिया। जिसने अंग्रेजी में देखा, ट्रायर्किक देखा तो अच्छी बात थी, नहीं तो कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू JP गिलफर्ड विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, तो गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो चिंतन में समानुभूति यानी एम्पैथी इन थिंकिंग जो है उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ट्राइसोमी 21 फेवरेट है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल डाउन सिंड्रोम जो है वही है हमारा ट्राइसोमी 21। आगे है विच मेजर इज नॉट रिलेवेंट फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो भैया इनमें से गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेजर नहीं है? तो रेमेडियल टीचिंग की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही गिफ्टेड होते हैं। आगे है विच डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इनमें से डिसलेक्सिया ही एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया आप अच्छे से जानते हैं। आगे विच एलिमेंट ऑफ मैलेडजस्टमेंट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, तो इनमें से समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व। आगे विच इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन का सत्यापन करा जाता है सबसे अंत में। आगे है यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एज अ स्ट्रेटजी फॉर एडजस्टमेंट, तो भैया सबको पता है कि भाई रक्षात्मक युक्तियों को मौलिक रूप से सिगमंड फ्रॉइड ने प्रस्तुत किया था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, पता है आपको, ये 3 आपको दिख रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बिल्कुल प्राइमरी लॉज हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन तो कोई लॉ ही नहीं है, जो थॉर्नडाइक का सेकेंडरी लॉज में आता है, दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएशन कोई लॉ उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम लर्निंग, तो कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है, तो भैया अभिप्रेरणा और संवेगात्मक अवस्था। उसके बाद इनसाइट थ्योरी भैया बहुत ही आसान था, ये तो सबको आता है, वोल्फगैंग कॉलर।
उसके बाद है विच आर द 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, NDI, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। तो भैया सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये 3 ही है मोटिवेशनल साइकिल में, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो भैया बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? नीड फॉर अचीवमेंट यानी उपलब्धि की आवश्यकता, या चिंता, या आकांक्षा स्तर, या पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। तो बिल्कुल बाह्य अभिप्रेरण यानी रिवॉर्ड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो भैया स्टेजेस ऑफ टीचिंग के अनुसार मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन 3 होते हैं, यानी कि चिंतन स्तर होता है, बोध स्तर होता है, स्मृति स्तर होता है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है। 30 पे चलें, विच टीचिंग लर्निंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्वाइट W. एलन। तो ड्वाइट W. एलन ने माइक्रो टीचिंग प्रेजेंट किया था। ये तीसरा पेपर हो गया है, चौथे पेपर से पहले पानी पी लूं। 4th शिफ्ट सबसे आसान थी, क्या आ रहे हैं बेटा 4th शिफ्ट पर भी? फोर्थ शिफ्ट सबसे जल्दी कराऊंगी। हरेंद्र, ये बेटा कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने आप के लिए? प्रणाम आपका स्वीकार है, ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें आप प्लीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन चौथा जो है 24 अच्छा स्कोर है, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। मेंस तक आते आते, मेंस जनवरी की डेट है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो इस लेवल पे पहुंच जाना कि हाँ 25 प्लस ही आने चाहिए, 26, 27, 28 आने चाहिए, ठीक है। हार्ड तो बेटा 23rd वाला जो सेकेंड शिफ्ट ही है हार्ड, तो ठीक है, इनमें से अगर हम हार्ड कहें तो वो सेकेंड शिफ्ट ही रहेगा। चलो आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर 4th शिफ्ट के में। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। इनमें से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में तो तीनों ही सम्मिलित हैं, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। अगला प्रश्न, ये ब्रॉनफ्रेंड-बैनर की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। तो भाई द डैश इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल लिव्स। तो बच्चे के, व्यक्ति के आसपास सबसे इमीडिएट कौन सा है, उसके सबसे निकटतम वातावरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम, यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया है सूक्ष्म प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3, डैश प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सब जानते हो, हॉवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। फिर है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ RTE 2009 के अनुसार इनमें से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? भैया रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, मान्यता का जो सर्टिफिकेट होता है वो। अगला है एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस, ऐसी की ऐसी डेफिनेशन लर्निंग की है। तो अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला देखो, छठा ही आएगा ना, हाँ छठा ही आएगा। एज पर RTE 2009 एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स। तो RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? तो भैया पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा या पहली से 8वीं तक की शिक्षा, वही है। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। गुड क्या मतलब, ज़्यादा ही गुड है ये तो, अबाउट द लेवल था तुम लोगों के, ठीक है। मॉडर्न स्टडीज हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? अब इस क्वेश्चन में देखो, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान क्या होता है? तो सेल की डिटेल स्टडी जो है, कोशिका का जो गहन अध्ययन है, उसी को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की हम कहें कि ब्रीडिंग कराना जो कि नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, जब एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रयोगों के तहत एक एनिमल की दूसरे एनिमल से ब्रीडिंग कराई जाती है, इंटरब्रीडिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। आपको खच्चर का नाम तो पता ही है, म्यूल जिसको कहते हैं, ठीक है। घोड़े और गधे का जो इंटरब्रीड होता है उसको हम म्यूल या खच्चर कहते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है। और एक था बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या होता है ये ध्यान रखना है। सो बायोमेट्री होता है हमारी जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है, यहाँ जो
जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जीन सीक्वेंसिंग होती है, रेटिना के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन होती है, थंब आपके फिंगरप्रिंट मैंने बताई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, उन सबको बायोमेट्री में रखते हैं, उनके रिसर्च को। अब इन्होंने जो पूछा था वो क्या था कि आनुवंशिकता तंत्र के, अब ये तीनों ही आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन में उपयोग में लिए जाने वाले चीजें हैं, यानी तीनों से संबंधित अध्ययन होते हैं। इन्होंने पूछा नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है, साथ में उपरोक्त सभी भी आंसर दे दिया। नाउ डिपेंड करता है कि ये नवीन किसको मान रहे हैं, आज के समय को नवीन मान रहे हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद को नवीन मान रहे हैं, उससे पहले को पुराना मान रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके साइटोलॉजी वगैरह शुरू हुआ था ये 16वीं सेंचुरी में लगभग शुरू हुआ था, तो उसको नवीन मान रहे हैं या आज के समय को नवीन मान रहे हैं, इस आधार पे आंसर होगा। लेकिन मैं जाना चाहूंगी यहाँ पर किसके साथ में, बायोमेट्री के साथ में, क्योंकि अगर हम आज के रिलेवेंस से देखें तो इनमें से सबसे रिसेंट कौन सा है, बायोमेट्री। लेकिन उसकी मर्जी आई एग्जामिनर की और वो बोले कि भैया नहीं, सब 16वीं शताब्दी के बाद में ही आए हैं, अब तुम अरस्तु से तुलना करो या जो डिकार्टे और प्लेटो के जमाने से तुलना करो तो ये सब नवीन ही है उस स्थिति में, तो उस केस में तो फिर ऑल ऑफ द वो आंसर कर देंगे वो। लेकिन मेरे अनुसार अगर वो मॉडर्न स्टडीज कह रहे हैं, रिसेंट मॉडर्न स्टडीज सबसे ज्यादा कहाँ हो रही हैं, बायोमेट्री पर हो रही हैं, तो मैं यहाँ पर बायोमेट्री के साथ में जाऊंगी। चलो, आरटी एक्ट 2009 डायरेक्ट, ये सीधा सीधा आ गया, पहले एक जगह आ गया था 45 घंटे। Which of the following is not a biological determinant of personality? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तो भैया स्थितिजन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर नहीं है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसमें आंसर कुछ किया होगा तुमने या नहीं किया है, किसका आया था, फोर्थ शिफ्ट, विनोद फौजदार, क्या किया बेटा इसमें आंसर, वेरिएशन होता है, रिग्रेशन होता है, लाइक बिगेट्स लाइक क्या होता है पता है क्या, पता है कि भैया जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन जैसा, प्रगति जैसा कोई टर्म यहाँ पर बेसिकली हेरिडिटी के लॉज में नहीं आता है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में इनमें से कौन सा एक कदम नहीं है, कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम होता है, कलेक्टिंग डेटा होता है, डायनामिक अप्रोच भी होती है, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है कि स्टेप नहीं है साइंटिफिक रिसर्च में, स्टेप पूछा है, तो डायनामिक अप्रोच जो है वो अप्रोच है साइंटिफिक रिसर्च की, चरण या स्टेप के रूप में नहीं है। तो ये डायनामिक अप्रोच या गतिशील दृष्टिकोण एक विशेषता होती है किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की, एक चरण नहीं होता है, ठीक है। सो हम जाएंगे डी, गतिशील दृष्टिकोण के साथ। फिर है ऑफ द टेस्ट, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, सीधे सीधे आ गया, ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन, परीक्षण की खाली स्थान का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो जिसने भी रिलायबिलिटी पढ़ी है आराम से आंसर कर सकता था, रिलायबिलिटी ही कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है। चलो आगे, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट, विच एक्ट, आरटीई 2009 ही लिखते हैं हम, तो एक्ट तो 2009 का ही है। चलो, इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द मेंटली रिटार्डेड द टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट दे, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे आर एबल टू पास एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखना चाहिए क्या, लर्न मोर वोकेशनल स्किल, यानी कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, ये ध्यान रखना चाहिए क्या, वर्क हार्ड टू कम्पीट विद नॉर्मल चिल्ड्रन, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खूब मेहनत करें, ये ध्यान रखेगा क्या टीचर, या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भैया जिनने मेंटली रिटार्डेड को पढ़ा है, उनको कैसे पढ़ाना है वो पढ़ा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि उनको हम क्या कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल स्किल सिखाएं, अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, ताकि जीवन में कोई रोजगार करके वो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। चलो आगे, 15 लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक में दूसरे रूप से पूछा है, एक में ऐसे पूछ लिया, ठीक है, घूम फिर के आ रहे हैं, कोई 4-5 चीजें तो रिपीट है। भावना कह रही है आपसे पढ़ने के बाद बहुत बढ़िया बेटा, 29 तो बहुत अच्छा स्कोर है, अरे वाह, तुम तो नाम रोशन कर दोगी मैडम का, ऐसे मेंस में भी करना काम, बिल्कुल बढ़िया।
चलो, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बिल्कुल आप जानते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो है वो फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। आगे चलते हैं। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट, ये मैं बताती हूँ हल्की थ्योरी में, ऐसे की ऐसी लैंग्वेज में, कि स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है होम्योस्टेसिस या समस्थिति। ये मैं कहाँ बताती हूँ? हल्की थ्योरी में बताती हूँ। जिन्होंने हल्की थ्योरी में से पढ़ी है वो जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सीता वर्क्स एट अ डे केयर सेंटर, तो हिंदी में ही देख लेते हैं फटाफट। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। जैसी स्थिति में वहीं पर राजी है क्योंकि वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? भैया पैसा कम मिल रहा है, काम के घंटे ज्यादा हैं, लेकिन उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ समय बिताना, इसलिए वो नई नौकरी की कोई इच्छा नहीं रख रही है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि इसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। आगे चलेंगे। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? भैया माता पिता को नहीं दोगे, टीचर्स को भी नहीं दोगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को ही प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद के लिए उपयुक्त नहीं है? तो भैया यहाँ पर अंग्रेजी वाला भी पढ़ना था, आसीन लिख दिया इन्होंने उदासीन की जगह, ठीक है ना। यहाँ भी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, एक्चुअल में चल जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बस ऐसे पड़े रहो, हिलो ही मत, कुछ होए तो होए, खा लिया पी लिया वापस पड़ गए, तो इससे आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइफ प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जिसने भी कभी डार्विन को पढ़ा है निश्चित ही वो यहाँ पर आंसर कर सकता है। तो भैया डार्विन साहब ही कह गए यहाँ पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात जो है वो यहाँ पर कर गए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात भी कौन कर गए? डार्विन ही कर गए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे। भैया प्याजे की स्टेज के नाम तो तुमको रटे हुए हैं। संवेदी प्रेरक यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मुला ऑपरेशनल है, साइक्लिक स्टेज नहीं है, बिल्कुल चक्रीय चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 23वां, मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन अ पर्सन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि थिंकिंग कहलाती है। यहाँ पे लिख दिया है थिंकिंग को, क्या लिख दिया है भैया? विचारण लिख दिया है। तो विचारण या विचार या चिंतन एक ही बात है यहाँ पर। अगला चलते हैं 24वां, IQ का फॉर्मूला क्या है? तो सबको आता है MA/CA गुणा 100। कहाँ है MA/CA गुणा 100? ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, असिमिलेशन इज, आत्मसातकरण क्या है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो करंट स्कीमा को इंटरप्रेट करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी बाहरी जगत में बाहरी उद्दीपक को हम कहें इंटरप्रेट करने के लिए करंट स्कीमा का यानी विद्यमान स्कीमा का उपयोग करना। अच्छा विकास, बहुत ही जन्मदिन मुबारक हो आपको भाई, हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी लगो जल्दी, मैडम को आके मिठाई खिलाओ, पार्टी दो मैम को, बिल्कुल जन्मदिन मुबारक हो तुमको। मनाओ, अभी तो परीक्षा दी है, आराम से जन्मदिन मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से पढ़ाई पे लग जाओ, सही टाइम पे आया जन्मदिन मना के पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। असिमिलेशन या आत्मसातकरण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। दूसरा था बेहतर में बदलने की प्रक्रिया। तीसरा था आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना। और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी अगर असिमिलेशन पढ़ा है तो इस लैंग्वेज को आप फैच कर पाओगे, इस लैंग्वेज को आप कनेक्ट कर पाओगे कि भैया बाह्य जगत को समझने के लिए, उसके विश्लेषण के लिए वर्तमान स्कीमा यानी करंट स्कीमा का उपयोग करना ही असिमिलेशन है। द 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर, जो 3 प्रमुख आधार हैं एजुकेशन के, वो क्या क्या है भैया? तो भाई टीचर है, स्टूडेंट है और क्या है? करिकुलम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है
डिसलेक्सिया इज डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल, भाई रिपीट हो गया बहुत, तो आपको पता है डिसलेक्सिया तो रीडिंग है, पढ़ने में कठिनाई को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ पिक्चर, ये भी रिपीट हो गया है। तो वही जब व्यक्ति को चित्रों की श्रृंखला दिखाई दी जाती है उसको कहानी लिखने को कहा जाता है, उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो ये प्रक्षेपी तकनीक कौन सी होती है? TAT होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। आगे चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड टू असेस पर्सनैलिटी? इंडिविजुअल हिस्ट्री यानी व्यक्तिगत इतिहास, इन्वेंट्री यानी वस्तु सूची, वस्तु सूची लिख दिया भैया इन्वेंट्री को यहाँ पर, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, और चौथा है निर्धारण मापनी। तो रेटिंग स्केल जो होता है निर्धारण मापनी, ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं होता है पर्सनैलिटी का। उसके बाद है तीसवां, विच अमंग द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होते हैं लेकिन अक्यूट नहीं होता है। डी कौन सा है? अक्यूट यानी तीव्र मंदता। आखिरी सवाल कर दिया है, अब देखें क्या कह रहे हो तुम। हाँ, भावना अभिव्यक्ति में पढ़ी हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। मेंस की तैयारी करो, बिल्कुल लग जाओ बेटा, इस बार तो मतलब होए जनवरी में परीक्षा, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है बस कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सफल हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ, रेटिंग स्केल वॉज राइट, एक्यूट इज राइट। राजेंद्र, अभिव्यक्ति में पढ़ा हूँ, साइकोलॉजी पर भी स्टूडेंट हूँ, थर्ड शिफ्ट में 27 सही है, और एक आपने डिलीट योग्य बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया राजेंद्र, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 30 आउट ऑफ 30 सही हो गए हैं। ब्रिजेश, कौन सी वाली ऐसी थी जिसमें 30 आउट ऑफ 30 सही हो गए? कोई बात नहीं, 28 इज गुड स्कोर। विनोद, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। 22-23 से ऊपर जिसका भी स्कोर है, खासकर जो 23rd वाली सेकंड शिफ्ट है उसमें 22, 23, 24 भी है तो अच्छा स्कोर है। बाकी 24, 25 से ऊपर जिसका भी स्कोर है अच्छा है, ठीक है ना। बाकी इम्पोर्टेंट तो ये है कि आगे की तैयारी शुरू करो, जहां कमी रही है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पाए वो कवर अप करो, ठीक है, और लग जाओ धार पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सेकेंड ग्रेड लाइव बैच लॉन्च करो विजय चौधरी जी। अभी क्लासरूम के जो रिकॉर्डिंग्स है वो बैच साइकोलॉजी पर अवेलेबल है बेटा। बहुत सारी समस्याएं होती है, मैं 2 महीने बाद आज पढ़ाने आई हूँ, ठीक है। तो लाइव बैच देखते हैं, मुश्किल है वैसे, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड का लाइव, क्योंकि अब क्या है कि थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्जाम है उसके लिए लग जाएंगे, अधिकतर बच्चे वहीं तैयारी करेंगे, तो सेकंड ग्रेड के लाइव की संभावना अगर बनती है तो कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि अच्छे से करा है सबने और सबके सब पात्रता पालोगे अच्छे से। तो अब तैयारी कर लो और जल्दी से टीचर बन जाओ, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।